हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी पीडीएफ और फ्री में क्विज आपको एमजेटी ऐप पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल का पहले क्विकली रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के करंट अफेयर पर चलेंगे। मिस दिवा यूनिवर्स बन गई हैं दिविता राय, और ये अब अगले मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। आदिल सुमरेवाला ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन गए हैं, हालांकि अभी ये अंतरिम अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया है। 1500 रुपए प्रति माह यहाँ के तहत एक स्कॉलरशिप दी जाएगी खिलाड़ियों को। हाल ही में कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने एनपीसीआई के साथ समझौता करके। यूजीसी जो है शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल शुरू किया है। और विक्टर एक्सेलसेन ये विश्व चैंपियन बन गए हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। इस बार के विक्टर एक्सेलसेन का ये दूसरा खिताब है। और अकाने यामागुची महिलाओं में जीती हैं। बेंगलुरु दोस्तों एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में दूसरे स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर अगर ओवरऑल पूछा जाए तो बीजिंग है। और अगर भारत का पूछा जाए तो ये बेंगलुरु है। ठीक है, भारत का शीर्ष कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, और वैसे ओवरऑल इसकी रैंक है सेकंड। किस राज्य ने जेके ई-कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया इसे। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया गया। और अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव का 50वां संस्करण अभी आयोजित हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर कल की वीडियो से थे, आपने रिवीजन कर लिया है। अब बढ़ते हैं आज के दिन के शानदार करंट अफेयर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 30 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे या स्मॉल बिजनेसेस डे कह सकते हैं। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे यहाँ पर आप देख पाओगे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है 30 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। तो हर साल ये मनाया जाता है। देश भर में समग्र विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए छोटे उद्योग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एमएसएमई सेक्टर हो गया, यानी कि मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इनको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे एमएसएमई दिवस भी मनाया जाता है एक दिन। ठीक है ना, एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। अब अगस्त का लास्ट दिन था, तो दोस्तों अगस्त का पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट डे है उनका रिवीजन बनता है एक बार। तो चलिए कर लेते हैं रिवीजन। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे में ही मनाया जाता है, WWW डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जिसे हम लोग जानते हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। और 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। वहीं 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। और 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 20 अगस्त को ही एक और दिवस विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 21 को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। 23 से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया दोस्तों। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अब अगला क्वेश्चन, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है कृति सेनन ने। कृति सेनन को दोस्तों मिमी फिल्म के लिए, किसके लिए? मिमी फिल्म में बेस्ट एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड्स देखिए इसकी घोषणा हो चुकी है, तो पूरी लिस्ट भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर रही लिस्ट। बेस्ट एक्टर का खिताब रणवीर सिंह ने जीता है 83 मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में शेरशाह को चुनी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म पूछा जाता है, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर, ये दोनों तो ये सब चीज तो इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिक चॉइस में बेस्ट फिल्म सरदार उधम को चुनी गई है। प्लेबैक सिंगर में मेल की बात करें तो बी पारिक को, और फीमेल में आशीष कौर को चुना गया है।
और सुभाष घई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी बाकी लिस्ट हैं फिल्म फेयर की, यहाँ पर मैं शो करा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वरना पीडीएफ में जब भेज जाएगी तो आप उसको प्राप्त कर लेना। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी किस स्थान पर है? तो दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अभी रिसेंटली जारी हुई है। इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गौतम अडानी तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले भारतीय बन गए हैं शायद तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले, दुनिया के सबसे 3 अमीरों में इनका भी नाम आ गया है। अब इनसे ऊपर केवल 2 हैं, एक एलन मस्क, दूसरे जेफ बेजोस। अब तीसरे पर पहुंच गए हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। तो इन्होंने अभी रिसेंटली बर्नार्ड अर्नाल्ट एंड फैमिली को पीछे कर दिया है, जो कि फ्रांस के बिजनेसमैन है। इनकी नेटवर्थ हो गई है 137.4 बिलियन डॉलर, करीब 11 लाख करोड़ की कुल संपत्ति हो गई है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा था, अब इनको बर्नार्ड अर्नाल्ट को भी पीछे छोड़ दिया। तो अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं। टॉप पर एलन मस्क हैं 256 बिलियन डॉलर के साथ, सेकंड पर जेफ बेजोस हैं 157 बिलियन डॉलर के साथ, थर्ड पर है गौतम अडानी 137 बिलियन डॉलर के साथ। देखिए गौतम अडानी, बर्नार्ड अर्नाल्ट, जेफ बेजोस, ये सब आस पास ही हैं, लेकिन इनके बीच में गैपिंग देखिए 100 बिलियन डॉलर की गैपिंग है अभी। तो मतलब फर्स्ट वाले पर पहुंचने में तो इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और सेकंड को भी ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही चलते रहे गौतम अडानी तो जेफ बेजोस को भी पीछे कर ही देंगे। गौतम अडानी ने अभी हाल ही में एनडीटीवी में, दोस्तों इनकी एक कंपनी है, एनडीटीवी में 29% की हिस्सेदारी खरीदी थी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, और इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी। अगला, हाल ही में नागेश सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो नागेश सिंह जो कि एक आईएफएस ऑफिसर हैं, इनको दोस्तों थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे नागेश सिंह अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। तो ये थाईलैंड में नियुक्त किए गए हैं। सुचित्रा दुर्रई की जगह पर अब ये होंगे 1995 बैच के आईएफएस यानी कि भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। कुछ और भी अभी रिसेंटली उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, जैसे अहमद जावेद को सऊदी अरब में नियुक्त किया गया है, गौतम बम्बेल को पाकिस्तान में, विक्रम दोराईस्वामी अभी रिसेंटली नियुक्त किए गए थे यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा भी आपको प्रदीप कुमार रावत के बारे में बताया गया था कि प्रदीप कुमार रावत जो हैं ये दोस्तों चाइना में भारत के एम्बेसडर हैं। ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल किस राज्य में खोला जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में खुलेगा दोस्तों, इस्कॉन के द्वारा खोला जाएगा। इस्कॉन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल खोला जाएगा, और यहाँ पर एक दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल टू ओपन इन वेस्ट बंगाल। तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कह सकते हैं, वैदिक तारामंडल मंदिर होगा। ये इस्कॉन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस्कॉन बोले तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो इसके द्वारा ये खोला जा रहा है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा, और वैदिक तारामंडल के जरिए लोगों को जो वहाँ पर दर्शन करने आएंगे उनको ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर भी कराई जाएगी। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। ये अपना बॉर्डर उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और इधर असम से भी शेयर करता है। ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक इस तरफ भी फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी यहाँ की हैं सीएम। गवर्नर है ला गणेशन। ला गणेशन कैसे हुए? ये अतिरिक्त प्रभार पाए हुए हैं। ये मणिपुर के गवर्नर हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। कारण ये है कि आपको पता होगा जगदीप धनखड़ जी अब भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, राज्यसभा के सभापति बन गए हैं। तो उनकी जगह पर इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है ला गणेशन को। ठीक है, पहले जगदीप धनखड़ जी हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में गवर्नर। प्रकाश श्रीवास्तव यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस सेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों नौसेना के लिए भारत के नए ध्वज की घोषणा करी है, यानी इंडियन नेवी के नए फ्लैग की घोषणा करी है। इसका अनावरण करने वाले हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी 1 सितंबर को, उसके एक दिन बाद यानी 2 सितंबर को इंडियन नेवी को मिलेगा उसका नया फ्लैग। कारण क्या है? एक्चुअली में देखिए, इंडियन नेवी का जो फ्लैग है ना वो इस प्रकार से है।
अब इसमें ये जो क्रॉस दिख रहा है आपको, ये आपको इंग्लैंड वाले झंडे में भी दिख जाएगा ये क्रॉस, ठीक है ना। तो इस क्रॉस को मोस्ट प्रोबेबली ये हटाया जाएगा और नया भारतीय नौसेना का नया तिरंगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, क्योंकि आपको याद होगा 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी ने कहा हुआ था कि अगर आपके अंदर गुलामी का एक भी अंश है तो उसको जड़ से मिटाना होगा। तो ये भी आई थिंक उसी का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख पाओगे गेट रीड ऑफ कॉलोनियल सेंट जॉर्ज क्रॉस, इसे सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता है। तो सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इंडियन नेवी को नया फ्लैग देखने को मिलने वाला है। फिलहाल 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत भी सौंपा जाएगा, जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एक विमान वाहक पोत होगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सौंपेंगे भारतीय नौसेना को। क्लियर है। तो आईएनएस विक्रांत के लिए भी बहुत बड़ा दिन होने वाला है और भारतीय नौसेना को उसका झंडा भी नया मिलेगा, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट डे तो होने वाला है। इसके अलावा 1 सितंबर को कोचीन एयरपोर्ट के पास तो कलाडी गांव में श्री आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी, ठीक है। आगे, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हुआ? इंडिया और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार चल रहा था दोस्तों, 13वां संस्करण ये था और अब संपन्न हो चुका है। हालांकि जब ये संपन्न शुरू होने वाला था तब भी मैंने इसको कवर किया था पिछले महीने की वीडियो में, लेकिन 21 दिनों के अभ्यास चलने के बाद अब जाकर के ये कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन ले लिया गया है और इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया, ठीक है। 13वां इस बार का संस्करण था। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में युद्धाभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और भी अभ्यास हुए हैं, उनको भी रिवाइज कर लीजिए। जैसे स्काईलाइट भारतीय सेना के बीच में हुआ, भारतीय सेना का वज्र प्रहार तो बताया मैंने। युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के बीच में उत्तराखंड में हुआ। पिच ब्लैक अभ्यास अभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी इन सब के बीच में हुआ। विनवैक्स भारत वियतनाम के बीच में हुआ हरियाणा में। अल नजाह ये भारत और ओमान के बीच में हुआ। और रिम्पैक अभी दोस्तों पर्ल हार्बर में हुआ, इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच में। और वहीं एमपीएक्स हुआ भारत और जापान के बीच में, एक एमपीएक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में कहां पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुआ? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल दोस्तों शुरू हुआ है राजस्थान में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने इसका उद्घाटन किया है और इसमें लगभग 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल बहुत बड़ा इवेंट था ये। इसमें 6 प्रकार के कुल खेल जो हैं थे इसमें, जैसे कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी। ये 6 गेम खेले गए। 30 लाख ग्रामीणों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत करी है। एक्चुअली में पहले जो खेल रत्न हुआ करता था भारत वाला यानी राष्ट्र का, उसमें राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से राजस्थान सरकार ने अपने पुरस्कार की घोषणा करी है। यानी अब का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक राज्य के लिए होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो मेन वाला खेल रत्न था उसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो ये रहा राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर इसकी कैपिटल है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम, गवर्नर कलराज मिश्रा। आगे, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में कौन चुनेंगे? तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में दोस्तों अनुराग शर्मा को चुना गया है। अनुराग शर्मा झांसी से सांसद हैं। झांसी से, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है झांसी, जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी, आप सबको पता है। तो झांसी के एक संसद हैं, आर्टिकल है आपके सामने, लोकसभा एमपी अनुराग शर्मा हैज बीन इलेक्टेड, ठीक है। तो इनको 65वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सम्मेलन का चुना गया है और ये हैलिफिक्स कनाडा में आयोजित हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन? कनाडा में हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ है। देखिए कई बार क्या होता है ना, बीच से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देता हूं मैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन लिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन लिया गया है कि अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, तो यही पूछा जाए।
हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप बता देंगे कनाडा में हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे ने कहां पर स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं? तो इंडियन रेलवे ने दोस्तों मेघदूत मशीनें लगाई हैं मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर। मुंबई या फिर कहें महाराष्ट्र के कई रेलवे स्टेशनों पर, महाराष्ट्र के कई रेलवे स्टेशनों पर लगाया गया है मेघदूत मशीनें। अब ये मेघदूत मशीनें क्या होंगी? ये मेघदूत मशीनें देखिए, वाटर फ्रॉम एयर, ये जलवाष्प से पानी को चेंज करेंगी, यानी पानी में चेंज करेंगी। और पानी जो है वो यात्रियों के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो मेघदूत जो है ये वाटर कियोस्क जो है लगाया गया है, और अभी 6 रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है मुंबई के आसपास में। ठीक है, तो ये 6 रेलवे स्टेशन पर दोस्तों एक ऐसा टेक्नोलॉजी वाला ये मशीन है जो क्या करेगा, जनरेट वाटर फ्रॉम एयर, हवा से पानी में बदलेगा, यानी जलवाष्प को वाटर में बदलेगा और फिर उसका यूज कर सकेंगे पॉकेट में जो यात्री होंगे। तो इसके लिए अभी मैत्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड को एक टेंडर दिया गया है, 5 साल की अवधि के लिए इनको इसका ठेका मिला हुआ है। तो अभी दादर, ठाणे, मुंबई मंडल और अन्य 3 और स्टेशनों पर, टोटल 6 स्टेशनों पर अभी ये शुरू किया गया है मेघदूत मशीनें। क्लियर है? तो ये तो था दोस्तों आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ग्रुप डी की ई बुक है आपके लिए, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। 5000 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ है। इसमें 2500 करंट अफेयर के वन लाइनर मिल जाएंगे आपको। एनटीपीसी में पूछे गए 1000 के क्वेश्चंस वन लाइनर, और 1500 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज। तो इस ई बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा से संबंधित है, इन्हीं ने गोल्ड जीता था, इस वजह से मनाया जाता है। गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्या है टोटल 182। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आंसर किया था उनके नाम है दोस्तों रविकांत कुमार, बलवान सिंह, ओम तिवारी, राजन तिवारी, नेहा यादव, साक्षी चौहान, सुस्मिता साहू, कुशवाहा जी, प्रवीण त्रिपाठी और पूजा कुमारी। देखिए कल मैंने आप लोगों से कहा और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया। अब चूंकि यहाँ पर रूल है, थोड़ा सा हमें भी रूल को फॉलो करना होगा, इस वजह से 10 नाम से ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन कल मतलब काबिले तारीफ, वाकई मतलब आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे लोगों ने अच्छे कमेंट किया, और नाम तो और ज़्यादा लेने का मन था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 10 ही ले सकते हैं तो कोशिश किया करो सबसे पहले 10 में आने की। और अगर नहीं भी आते हो तो कोई बात नहीं, आप लोग डिटेल में आंसर जरूर किया करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 10 लोग हो गए तो आप आंसर नहीं करोगे, आपको आंसर जरूर करना है। इससे आपका रिवीजन भी होता है, और आपके रिवीजन के साथ साथ में आपका कमेंट जो लोग पढ़ते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते हैं जो पॉइंट यहाँ पर वीडियोज़ में नहीं बताई गई रहती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास टाइम लिमिट होता है, 20 या 21 मिनट के आसपास में वीडियो को खत्म करना, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बता नहीं सकता, तो वो सारी चीज़ें आप लोग के कमेंट बॉक्स से लोगों को मिल जाती है। तो आप लोग कमेंट ऐसे ही करते रहो। और आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का इसका खिताब किसने जीता है, इसको आप बता देंगे। इसके अलावा मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो भी आपको याद हो वो सब भी लिख डालेंगे। जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ये भी आप बता दीजिएगा। चलिए, इन दोनों क्वेश्चंस के साथ ही साथ क्विज पूरा मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन एमजीटी ऐप पर। पीडीएफ भी आप यहीं से डाउनलोड कर पाओगे। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रखो, और कोई भी ई बुक वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।